बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूटी एंड चेंज का। कौन सा? इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूटी एंड चेंज का। भारतीय समाज में निरंतरता और उसके साथ समय में हो रहे बदलाव के बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ये आपके सामने काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपको क्या करना है भाई, देखो इस क्लास के बारे में बता दूं तो ये एक प्रकार की मास्टर क्लास है। क्या है? मास्टर क्लास। और मास्टर क्लास हमारे चैनल पे वो क्लास होती है जिसके अंदर आपको सभी यूनिट का रिवीजन देखने को मिलता है। जिसमें आपको सभी यूनिट का रिवीजन देखने को मिलता है। आपकी चाहे यूनिट फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, तीनों की तीनों यूनिट का अपन क्या करते हैं, इस क्लास के अंदर रिवीजन करते हैं। जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अपन रिवीजन करते हैं। तो आपको क्या करना है भाई, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना है। 30,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है। कितने सब्सक्राइबर का? 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। ज्यादा नहीं, 800 सब्सक्राइबर कम है। सभी बच्चे कर दो भाई चैनल को सब्सक्राइब, ताकि अपना टारगेट है वो पूरा हो सके। और ये जो पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या ये जो पीडीएफ आपको पढ़ा रहा हूँ ये फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन मिलेगी उसी बच्चे को जो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। क्या करेगा? जो चैनल को सब्सक्राइब बटन को दबा देगा उसी को पीडीएफ फ्री में देखने को मिलेगी। तो सारे बच्चे चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो भाई। साथ ही साथ कोने में यहाँ की तरफ आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अब आपके सामने पहले प्रश्न से। भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रकृति एवं दिशा का विश्लेषण कीजिए। भारतीय समाज में कैसे कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं और उनकी प्रकृति कैसी है। क्या है? उनकी प्रकृति कैसी है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय समाज कभी भी एक स्थिर समाज नहीं रहा है। मतलब भारतीय समाज ना, वो कभी भी एक स्थिर समाज नहीं था। क्यों? क्योंकि आपके सामने पहले भारत में आपके सामने एक समय के साथ इसमें काफी बदलाव रहे हैं। समझ में आ गया? हम बहुत पुरानी, पहले आपके सामने सिंधु घाटी आपके सामने जो सभ्यता हुआ करती है उससे भारतीय समाज की आपके सामने शुरुआत होती है। उसके बाद में आर्यवर्त यहाँ पर देखने को मिलता है, वैदिक संस्कृति आती है, फिर मुस्लिम आक्रमणकारी इस पे राज करते हैं, अन्य विदेशी साम्राज्य आते हैं, फिर आपके सामने यहाँ पर अंग्रेज यहाँ पर राज करते हैं। तो भारतीय समाज के अंदर लगातार बदलाव आए। क्या आए? लगातार बदलाव आए। और इन लगातार बदलावों को हमने क्या है, झेला है ना। लगातार बदलावों के साथ हमने अपने जैसी जरूरत रही उसके हिसाब से हमने खुद को बदलाव भी लेकर आए हैं, है ना। काफी हमारे साथ की काफी सभ्यताएं हैं जो पूरी तरीके से नष्ट हो गई, जिनकी आज तक कोई भी इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन भारतीय समाज आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। यह हजारों वर्षों से एक निरंतर परिवर्तनशील समाज रहा है। यहाँ क्या रहा है? हजारों सालों से, बहुत पुराने समय से आपके सामने क्या है, आपके सामने निरंतर परिवर्तनशील समाज है। जो हमारा समाज है, क्या है, जो हमारा समाज है उसमें लगातार बदलाव आते रहे हैं। क्या आते रहे? लगातार बदलाव आते रहे हैं। वर्तमान में भारतीय समाज परंपरा व आधुनिकता की एक जटिल संक्रांति ट्रांजिशन से गुजर रहा है। मतलब आज के समय, आज को आप सबको पता है भाई, आज के समय टेक्नोलॉजी का दौर है। किसका? तकनीक का दौर है। किसका दौर है? तकनीक का दौर है। तो आज भारतीय समाज कैसा? आज के समय भारत में ट्रेडिशन भी, पुरानी जो परंपराएं हैं, क्या है, पुराने जो परंपराएं हैं वो भी चली आ रही हैं, प्लस आपके सामने जो पुरानी परंपराएं वो भी चली आ रही हैं, प्लस आपके सामने जो मॉडर्न है, ट्रेडिशन है, प्लस जो मॉडर्न है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई या ग्लोबलाइजेशन हो गया, उसका यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा फर्क दिखता है। जैसे कि कोई भी त्योहार है, अपने जितने भी आपके सामने हमारे यहाँ पर देश में जितने भी जो त्योहार देखने को मिलते हैं, सारे के सारे त्योहार है वो अपन मनाते हैं ना भाई। सारे के सारे जितने भी त्योहार होते हैं ना, सब के सब बाहर त्योहार हमारे द्वारा मनाए जाते हैं, है ना। उसके अलावा आज के समय एआई आ रही है तो उसका अपन को फर्क देखने को मिलता है। विदेशी संस्कृति को भी हमने समय के साथ, पढ़ाई होगी, शिक्षा होगी, सबको अपन ने अपना लिया है। तो यही है भारतीय समाज के अंदर, क्या आधुनिकता और जो पुरानी चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं। उसके ट्रांजेक्शन के दौर से भारतीय समाज है वो गुजर रहा है। अब इसमें क्या परिवर्तन की प्रकृति कैसे, नेचर ऑफ चेंज कैसा है, समय के साथ क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, इसको अपन विस्तार से देखते हैं भाई। क्या क्या बदलाव हो रहे हैं? पहला बदलाव है संरचनात्मक नवाव कार्यात्मक। संरचनात्मक नवाव कार्यात्मक मतलब संरचना, स्ट्रक्चरल चेंज, और आपके सामने कार्यात्मक चेंज। कार्यात्मक में क्या है?
परिवर्तन केवल कार्यों में नहीं बल्कि समाज की मूल संरचना भी हो रहा है। मतलब जो परिवर्तन है ना, लोगों का जो कार्य करने का तरीका है, क्या है, कोई भी कार्य करने का जो तौर तरीका ना, फंक्शंस में, उसमें बदलाव नहीं हो रहा है, बल्कि समाज की जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, मूल स्ट्रक्चर है, मूल संरचना है, उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे आपके सामने पहले भारत में क्या हुआ करता था, सभी लोग एकजुट रहकर आपके सामने ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। कहां पर रहते थे? ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। आजकल ज्वाइंट फैमिली में लोग नहीं रहना चाहते भाई, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलती है। न्यूक्लियर फैमिली क्या, एकल परिवार ज्यादा देखने को मिलते हैं, संयुक्त परिवारों में लोगों ने रहना कम कर दिया है। तो इसी तरीके से समाज का जो संरचना है, समाज की जो संरचना है उसमें ज्यादा, पहले भाई समाज में आप देखो तो लोगों की बात ना, जो लोग बात कह देते थे, अपनी जो बात या विचार का वैल्यू होती थी, कि अगर कह दिया ना कि ये काम करना है तो वो करते थे, मर मिट जाते थे। लेकिन आज के समय पैसे की ज्यादा वैल्यू है। किसकी? पैसे की ज्यादा वैल्यू है, पैसे की ज्यादा वैल्यू हो गई है। तो समय के साथ हमारा जो समाज है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। संरचनात्मक स्ट्रक्चर में बदलाव हो रहा है, कार्यात्मक भी बदलाव होने के साथ साथ। अगले वाला पॉइंट है चयनित आधुनिकरण, सिलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन। भारतीय समाज ने आधुनिकरण को पूरी तरीके से नहीं अपनाया है। समझ में आ गया? हम मॉडर्न तो हो रहे हैं लेकिन सिलेक्टिव तरीके से। कैसे? सिलेक्टिव तरीके से हम मॉडर्न हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं भाई? सिलेक्टिव तरीके से हम मॉडर्न हो रहे हैं। मॉडर्न हो तो रहे हैं लेकिन सिलेक्टिव तरीके से हम मॉडर्न हो रहे हैं। वक्त के साथ हमारा जो बदलाव है वो देखने को तो मिल रहा है। जैसे कि हमने तकनीक, मोबाइल, कंप्यूटर तो पश्चिमी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन विवाह व धर्म के मामले में आज भी परंपराओं से जुड़े हुए हैं। जैसे जो तकनीक है ना, तकनीक है, जैसे कि मोबाइल हो गया, क्या हो गया? मोबाइल हो गया, है ना, आपके सामने इंटरनेट हो गया, खान पान हो गया, वेशभूषा हो गई, ये सब पढ़ाई हो गई, है ना। इनमें हमारा पाश्चात्य जो वेस्टर्न कल्चर है, उसको हम थोड़ा थोड़ा फॉलो करने लगे हैं। क्या है? वेस्टर्न जो कल्चर है उसको हम, वेस्टर्न कल्चर को हम थोड़ा थोड़ा फॉलो करने लगे हैं। पश्चिमी तकनीकी को अपना रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट को अपना रहे हैं। खान पान भी आजकल पश्चिमी, या जो चाइनीज वगैरह, इन ये खान पान है। पढ़ाई भी आपके सामने हमारी पश्चिमी की वैज्ञानिक पढ़ाई बढ़ रही है। पुरानी पारंपरिक जो पढ़ाई है उसके अलावा हम अलग तरीके से अब चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन विवाह की जो परंपराएं हैं, हमारा जो धर्म है, हमारे जो विचार है, हमारा जो सामाजिक परंपराएं हैं, वो आज भी कैसी हैं? पुरानी, जो पुराने समय से हमारे जो ट्रेडिशन चल रहे आ रहे हैं, उन्हीं ट्रेडिशन से आपके सामने हमने सारी की सारी चीजें लगा रखी। तो हम सेलेक्टिवली, चयनित तरीके से जो हमारे जरूरी है, उन्हीं सब चीजों को लेकर हम क्या कर रहे हैं आज के समय कर रहे हैं। तो इसी को क्या कहा आपके सामने, जो एम श्रीनिवासन, उन्होंने इसी चीज को क्या कहा? पश्चिमीकरण के नाम से जाना है। अगले वाला पॉइंट है बहुआयामी। यह परिवर्तन किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी स्तर पे हो रहा है। मल्टी डायमेंशनल चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहा है? हर, चाहे राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। देखो समाज में जो बदलाव हो रहा है ना, समाज में जो बदलाव है वो एक तरीके से नहीं हो रहा है, हर जगह देखने को मिल रहा है। मल्टी डायमेंशनल है। क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल कैसे है? समाज में बदलाव तो आपको पता चल गया। आज के समय भाई लोग है ना, महिलाएं घर से बाहर जाकर कमाने लग रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वैज्ञानिक पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। साथ के साथ समाज में लोग एकजुट आपके सामने के बजाय ज्यादा पैसे का ध्यान दे रहे हैं। सामाजिक बदलाव ये है। राजनीति में भी आपके सामने क्या पश्चिमीकरण ऐसे देखने को मिलता है। तकनीक का प्रयोग बढ़ गया है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सोशल मीडिया का प्रयोग करती हैं, है ना। उसके अलावा वेस्टर्न कल्चर में जो कैपिटलिज्म था, पैसे का जो पूंजीवाद भी भारत में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। पैसे वाले लोगों की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, और आर्थिक रूप से भाई सभी लोग आज के समय पैसे को ज्यादा महत्व देने लगे हैं। तो समाज में क्या है? बहुआयामी, हर तरीके से राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पे बदलाव देखने को मिल रहे हैं आज के समय। परिवर्तनों की दिशा, पदानुक्रम से समानता की ओर। जाति व्यवस्था के कठोर पदानुक्रम, हायरार्की की जगह अब समानता व व्यक्तिगत श्रेष्ठता ले रही है। क्या हो गया? पहले समाज में क्या हुआ करता था? जातिगत व्यवस्था हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? जातिगत व्यवस्था हुआ करती थी। 4 जातियां आपके सामने देखने को मिलती थी। क्या देखने को मिलती थी? आपके सामने 4 जातियां देखने को मिलती थी। 4 अलग अलग प्रकार की जो जातियां वो देखने को मिलती थी, है ना। ब्राह्मण हुआ करते थे, फिर क्षत्रिय हुआ करते थे, फिर वैश्य हुआ करते थे, और फिर आपके सामने शूद्र हुआ करते थे, है ना। तो इस हिसाब से 4 जातियां होती थी, उसी के हिसाब से समाज में लोग काम किया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब लोग मेरिट के आधार पे काम करते हैं कि अगर तुम में योग्यता है तो तुम आगे बढ़ोगे, वरना तुम किसी जाति के हो, तुम्हारा उतना कोई भी महत्व नहीं रहेगा। और समाज में अब धीरे धीरे लोग पढ़ने लगे हैं, तो समाज में समानता भी आ रही है। जातियों का जो आपके सामने बढ़ावा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। धर्मनिरपेक्षता की ओर, धार्मिक कर्मकांड और पवित्रता के विचार कम हो रहे हैं। अब जो पाखंडवाद है, क्या है, धार्मिक पाखंड है, वो विज्ञान का बढ़ावा बढ़ रहा है, धार्मिक पाखंड है वो धीरे धीरे आपके सामने कम होते जा रहे हैं। समझ में आ गया। और तर्कशीलता, जो लोग हैं उनके अंदर वैज्ञानिक सोच है वो बढ़ावा हो रही है। वन समाज और खुले समाज की ओर, पहले व्यक्ति का दर्जा जन्म जाति के आधार पर तय होता था, अब क्रम से तय हो रहा है। आज के समय अगर भाई तुम्हारे अंदर अगर टैलेंट है ना, क्या है, टैलेंट है, तो तुम क्या कर सकते हो भाई, जीवन में आगे बढ़ोगे, तुम्हारा जाति से कोई लेना देना नहीं है ना। आज के समय कर्म के आधार पे लोगों का जो बंटवारा हो रहा है, ना कि जाति के आधार पे, जो जन्म के आधार पे तय होती थी उसके आधार पे। समझ में आ गया। निष्कर्ष, भारतीय समाज का परिवर्तन एक सीधी रेखा में नहीं है। जो भारतीय समाज में जो बदलाव हो रहे हैं वो सीधी रेखा में नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां पुरानी परंपराएं नष्ट नहीं हो रही, बल्कि आधुनिकता के साथ मिलकर एक नया मिश्रित रूप ले रही है। क्या हो रहा है, भारतीय समाज है ना, उसमें आपके सामने जो परिवर्तन है वो सीधी रेखा में नहीं है। क्या नहीं है, सीधी रेखा में नहीं हो रहा है, धीरे धीरे आपके सामने जो चीजें वो आगे बढ़ रही हैं, है ना। जिससे पुरानी परंपराएं वो भी चली आ रही है और हमने आधुनिकता को भी समय के साथ क्या है, अपने अंदर अपना लिया है। समझ में आ गया आपको अच्छे से पॉइंट। चलिए, पहले वाला प्रश्न को अपने अच्छे से देख लिया है। अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका विश्लेषण कीजिए। जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। देखो इस टर्म को पढ़ेंगे एक बार मैं इस टर्म को बता देता हूं, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है आपके सामने, वैश्वीकरण क्या होता है भाई। आज ना, आज सब के सब लोग इंटरनेट के माध्यम से, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, है ना, और आपके सामने टीवी के माध्यम से, जो टीवी चैनल आते हैं उसके माध्यम से हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो वहां के लोग किस प्रकार के विचार करते हैं। आज भारत और जो अमेरिका, इजराइल और आपके सामने ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है, भारत का कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी हम उस चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, चाहे विचारों से हो गए, चाहे आपके सामने पेट्रोल डीजल से हो गए, कोई भी चीज हो, हम उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आजकल आप देखते हो खाने पीने में हमारे जो चाइनीज फूड हो गया, कोरियन फूड हो गया, है ना, वेस्टर्न फूड हो गया, उसका बढ़ावा देखने को मिल रहा है और हमारा खाना दूसरी दुनिया में भी पहुंच रहा है। साथ के साथ हमारे जो धार्मिक परंपराएं हैं, हमारे जो धार्मिक विचार, भाई आपने देखा होगा ना, एक जो किधर की एक अफ्रीका देश के एक वीडियो आता है जिसमें देखो क्या लोग वहां पे राधा राधा जपते हुए दिखते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आपके सामने जो धार्मिक परंपराएं हैं दूसरे देशों की हो गई, चाहे टेक्नोलॉजी होगी, तकनीक हो गई, भाई टेक्नोलॉजी हो गई, भाई एआई है। एआई भारत में अभी तक एआई का कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन जितने भी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म है हम सब उसका प्रयोग करते हैं। यूट्यूब भी भारत का नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, कुछ नहीं है ना, भारत के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम उन सब का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरीके से आपके सामने क्या है कि जो हमारे विचार, हमारी संस्कृति जो पूरी दुनिया की संस्कृति से प्रभावित होती है, उसी को वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। चलिए, वैश्वीकरण का अर्थ है दुनिया की अर्थव्यवस्था और संस्कृतियों का एक दूसरे से जुड़ना। तो दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं और संस्कृतियां हैं वो जब एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया की संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 1991 के, कहा के 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद में भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों, इंटरनेट और केवल टीवी के प्रवेश ने भारतीय संस्कृति, खान पान व पहनावे पर गहरा प्रभाव डाला। क्या हुआ 1991 के बाद में, 1991 के बाद में भारत में क्या हुआ, भारत में जो प्राइवेट कंपनियां है, प्राइवेट सेक्टर है, या वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया कि कोई भी प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट जो पूरी दुनिया की कोई भी संस्थान है वो भारत में क्या कर सकती है, अपना व्यापार कर सकती है। तो इससे क्या हुई, बहुत सी इंटरनेशनल कंपनियां आपके सामने उन्होंने भारत में व्यापार किया, इंटरनेट आया, टीवी आया, तो वहां से हमने क्या क्या विदेशी खान पान समझा, वहां का पहनावा, वहां का भाषा है, इन सब चीजों को हमने समझा और धीरे धीरे उनके अनुरूप हम ढलने लगे। भाई आप बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, केएफसी जाते हो, है ना, मैकडोनाल्ड जाते हो, वो भारत की चीजें थोड़ी है, बाहर का खाना पाना है। ये जो आपके जींस पैंट पहनते हो, क्या ये हमारा पहना हुआ है, नहीं, ये बाहर का है। तो यही है, धीरे धीरे हमने क्या है, जो विदेशी चीजें उनको समय की जरूरतों के हिसाब से अपनाना शुरू कर दिया। इनके सकारात्मक प्रभाव क्या है, सांस्कृतिक आदान प्रदान,
भारतीय संस्कृति दुनिया भर में फैली है। योग, आयुर्वेद और बॉलीवुड आज वैश्विक पहचान बना चुका है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम ही आपके सामने क्या है वेस्टर्न कल्चर को या जो पूरी दुनिया का जो कल्चर है उसको फॉलो कर रहे हैं। हमारा भी जो कल्चर है, हमारी भी जो संस्कृति है ना, वो आपके सामने पूरी दुनिया है उसको फॉलो करती है। जैसे कि योग है, योग आज के समय भारत से ज्यादा यूरोप और अमेरिका के अंदर लोग योग करते हैं। क्या करते हैं? योग करते हैं। बड़ी बड़ी क्लासेस चलती है योग की। समझ में आ गया? आयुर्वेद हो गया, आयुर्वेदिक उपचार है, वो भी आपके सामने काफी प्रचलित है। और बॉलीवुड है, वो भी पूरी दुनिया के अंदर अपने क्या है फिल्म वगैरह बेचता है। तो आज के समय हर देश आपके सामने एक दूसरे की संस्कृति से क्या जुड़ा हुआ है, और हमारी संस्कृति का भी दूसरे देशों के साथ आदान प्रदान देखने को मिलता है। अगले वाला पॉइंट है रूढ़ियों का टूटना। पश्चिमी विचार ने तर्कशीलता व समानता के प्रभाव से जातिवाद, छुआछूत और महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच में कमी आई। भाई हम क्या गए, आजकल विज्ञान है ना, विज्ञान की पढ़ाई करने लगे हैं। जो पुरानी विचारधारा है जिसमें जो जातिवाद की सोच है, छुआछूत की सोच है और महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादी सोच है, उसमें धीरे धीरे क्या आ रही है? कमी आ रही है। क्या आ रही है? उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है। समझ में आ गया? तो यही है पश्चिमी विचार है जिसमें तर्कशीलता है, समानता है, उसका आपके सामने जो प्रभाव है वो धीरे धीरे जातिवाद और छुआछूत के माध्यम से कम हो रहा है। भाई आज के समय आप किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, वहां पे आजकल जातिवाद से जातिवाद है वो धीरे धीरे कम देखने को मिलता है। कम देखने को मिलता है। शिक्षा के साथ पहले ज्यादा था, आजकल आपके गांव में देख लो, लोगों की सोच बदल रही है। छुआछूत कम हो गया है। महिलाएं अब घर से बाहर जाकर शिक्षा लेने लगी हैं, नौकरी करने लगे हैं, हर सेक्टर में आगे बढ़ने लग गई हैं। तो इसी तरीके से जो पुराने विचार थे, क्या थे? जो पुराने विचार हैं अब वो पुराने रह गए हैं। अब उनकी जगह लोगों की सोच है वो बदलने लग गई है। और वो क्यों है? क्योंकि हमने पश्चिमी संस्कृति से काफी कुछ चीजों को सीखा है। विविधता का सम्मान। लोग अब दूसरों की संस्कृति के प्रति अधिक सहिष्णु, टॉलरेंट और खुले विचार वाले हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अब आपके सामने जो जो लोग है ना, वो अब दूसरी संस्कृतियों को अपनाना चाहते हैं। भारतीय लोग है ना, वो दूसरे देशों की जो संस्कृति है ना, उनको खुले तौर पे अपनाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? उनको खुले तौर से अपनाना चाहते हैं। उनके प्रति उनके विचार सहिष्णु विचार हैं। कैसे विचार है? सहिष्णुता वाले, टॉलरेंट विचार हैं। समझ में आ गया? नकारात्मक प्रभाव की बात करें, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, पश्चिमीकरण। भारतीय युवा अपनी संस्कृति, पारंपरिक संस्कृति, धोती कुर्ता, क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़कर पश्चिमी जीवन शैली जैसे जींस, पिज्जा, अंग्रेजी और आधुनिकता का प्रतीक मानकर आधुनिकीकरण कर रहे हैं। क्या करें? धीरे धीरे क्या इसका नकारात्मक प्रभाव भी हो रहा है संस्कृति का। क्या हो रहा है? नकारात्मक प्रभाव क्या है? आजकल खान पान देख लो अपना, खान पान कैसा है? पिज्जा, बर्गर है ना, इन सब चीजों, मोमोज जैसी जो चीजें, उनको ज्यादा अपन खान पान कर रहे हैं। हमारा जो स्वस्थ खान पान है उसको हम भूलता जा रहे हैं। हमारा राजस्थान है, धोती कुर्ता अपन पहनते हैं। आप में से आज तक कितने ऐसे लड़के हैं जिन्होंने रेगुलर धोती कुर्ता पहना है? कोई नहीं पहनता है ना। जींस पैंट अपन पहनने लगे हैं। तो यही आपके सामने क्या है, अपन धीरे धीरे क्या भाई अपने खुद को वक्त के साथ बदल रहे हैं। इसी को हम आधुनिकता का प्रतीक मानकर अंधाधुंधकरण कर रहे हैं। देखो जींस पैंट पहनना तो चलो कोई बात नहीं, समय की जरूरत के हिसाब से, लेकिन जो खान पान है उसमें हमारा जो बदलाव आ रहा है, ये हमें बहुत ज्यादा हानिकारक है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। पिज्जा, बर्गर भाई हमारे देशों की खान जो जलवायु है उसी के हिसाब से नहीं बने, ये यूरोपीय देशों के हिसाब से ही बनी हुई चीजें हैं। अगले वाला पॉइंट है उपभोक्तावाद। वैश्वीकरण ने सादा जीवन, उच्च विचार के भारतीय मूल्यों को खत्म कर दिया। क्या है? वैश्वीकरण। वेस्टर्न कल्चर में क्या है? वेस्टर्न कल्चर है ना, वेस्टर्न कल्चर में आपके सामने क्या देखने को मिलता है? पाश्चात्य संस्कृति में क्या दिखावा बहुत है। क्या है? दिखावा बहुत है। और हम भी उस दिखावे के पीछे भाग रहे हैं। क्या है? हम भी उस दिखावे के पीछे भाग रहे हैं। जो हमारे पहले विचार हुआ करते थे, सादा जीवन और उच्च विचार, उनकी तरफ अपन आपके सामने अब धीरे धीरे क्या पीछे हट रहे हैं। जो सादा जीवन जीकर हम लोग अपना जीवन जिया करते थे, उसके बजाय अब दिखावे को अपने बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। आज के समय व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से नहीं होती, लेकिन उसके पास कितने ब्रांडेड कपड़े हैं, कितने गैजेट हैं। आईफोन है तो बढ़िया आदमी है ना, लेविस के कपड़े पहन रहा है ना, जूडियो के कपड़े पहन रहा है आपके सामने, पीटर इंग्लैंड की उसने पैंट पहन रखी, तो समझदार आदमी है, समझदार व्यक्ति है। तो हमारी सोच है ना उपभोक्तावादी हो गई है। जो हमारे विचार पहले सादा जीवन, उच्च विचार हुआ करते थे आपके सामने, वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। हम दिखावे की तरफ आपके सामने बढ़ रहे हैं। लोगों की गुणों के बजाय उसके पास कितनी ब्रांडेड कपड़े और गैजेट हैं, उससे हम उसकी पहचान कर रहे हैं। और इसी से हमें क्या है, धीरे धीरे चीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है।
पारिवारिक व्यवस्था पे चोट, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और बुजुर्गों का सम्मान कम हो रहा है। पहले भाई आपके सामने घर में बड़े बुजुर्ग जो लोग कह दिया करते थे वही चीजें हुआ करती थी, समझ में आएगा। घर में कोई बड़े बुजुर्ग ने अगर कोई बात कह दी तो सभी लोग उसको मानते थे। और आजकल ये क्या है, ये परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है। पहली बात तो बड़े बुजुर्गों को आपके सामने घर में लोग रखना ही नहीं चाह रहे, है ना। व्यक्तिवाद की भावना बढ़ रही है, समझ में आ गया। एक व्यक्तिगत पहचान बनाना चाहता है हर व्यक्ति, क्या करना चाहता है, व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद क्या है, हर व्यक्ति अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता है। व्यक्तिवाद क्या होता है, हर व्यक्ति है ना, हर व्यक्ति अपनी खुद की इंडिविजुअल पहचान बनाना चाहता है, खुद की अलग से पहचान बनाना चाहता है, समझ में आ गया। खुद की पहचान पर आपके सामने वो ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहा है। तो ये व्यक्तिवाद की जो विचारधारा है ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सामाजिक संबंध स्वार्थों पर टिक गए। पहले जो सामाजिक संबंध हुआ करते थे ना, वो आपके सामने किस पर टिके हुए रहते थे, व्यक्तिगत संबंधों पर। भाई किसी के अगर सुख आ गया, अगर शादी ब्याह होते थे तो सभी लोग मिलजुल कर उसको एंजॉय करते थे। किसी के घर परिवार में अगर कोई विपदा आ गई तो सभी लोग साथ दिया करते थे। लेकिन अब वो सब चीजें कहीं पीछे छूट गई हैं। अब सभी लोगों के पास, भाई सभी लोग उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जिसके पास दो पैसे हैं, पैसा है तो लोग आपके पास खड़े हैं, वरना अगर नहीं है तो कोई भी बुरे वक्त में आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं। निष्कर्ष, वैश्वीकरण ने हमें भौतिक रूप से तो समृद्ध किया है, क्या क्या है, भौतिक रूप से तो हमें क्या है, इंटेलिजेंट बनाया है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक जड़ों को कमजोर किया है। जो हमारी पुरानी पहचान हुआ करती थी, जो हमारी सांस्कृतिक जड़ें होती थी, उसको तो कमजोर किया गया है। वैश्वीकरण में ग्लोबल सोच, लोकल मूल्यों के दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। मतलब सोच तो वैज्ञानिक रखो, सोच तो वैश्वीकरण वाली रखो, लेकिन अपने जो मूल्य है, नैतिकता है, सोच विचार है, उनको हमारी संस्कृति, लोकल सोच विचार, जो हमारी लोकल संस्कृति है उसको साथ लेकर चलना जरूरी है, ताकि हम अपनी पहचान खोए दुनिया पे कदम रख सके। क्या कहें, हम अपने पहचान नहीं खोए, हमारी जो खुद की पहचान है हमारे देश की, वो पहचान ना खोए और हम पूरी दुनिया से जुड़े भी रहें। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगले वाला पॉइंट आपके सामने यूनिट नंबर जो 3 है उसका जो प्रश्न है, मूवमेंट फॉर सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय का आपके सामने जो आंदोलन है, किसका, सामाजिक न्याय का आपके सामने जो आंदोलन है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सामाजिक न्याय का आंदोलन क्या कहता है हमें, है ना। भारतीय संविधान एवं कानून की सामाजिक न्याय किससे संबंधित, सामाजिक न्याय से संबंधित। सामाजिक न्याय हमें क्या करो कहता है, सामाजिक न्याय का एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं, सोशल जस्टिस। क्या होता है सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस को हम सामाजिक न्याय के नाम से जानते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है समाज के हर व्यक्ति को बराबरी का हिस्सा मिले। क्या मिले, समाज का जो रामू है ना, देखो रामू है, रामू का घर परिवार आपके सामने क्या बहुत ज्यादा अमीर है, क्या है, बहुत ज्यादा अमीर है, उसके पास बहुत पैसा, उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। तो सरकार क्या करेगी, उसके ऊपर इनकम टैक्स लेगी, क्या लेगी, उसके ऊपर इनकम टैक्स लेकर उससे कुछ पैसा लेगी, है ना। अब श्याम है, श्याम का बहुत ज्यादा गरीब है बेचारा, बीपीएल में आता है, क्या आता है, बीपीएल में आ रहा है, उसके पास क्या है, और उस वो विकलांग भी है, उतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता, उतनी ज्यादा पैसा नहीं कर पाता है। तो सरकार क्या करेगी, जो जो आपके सामने, जो राम ने आपके सामने जो उसके पास जो इनकम टैक्स लिया, सरकार उससे ना इनकम टैक्स से ऐसे बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके क्या करती है, बीपीएल के लिए ना उसके लिए खाद्य सुरक्षा बना देगी। खाद्य सुरक्षा मतलब 20 किलो आपके सामने, उसके लिए 5 किलो जो गेहूं है प्रति महीने के हिसाब से वो उसको मुफ्त में देगी। उसके अलावा उसको मुफ्त में शिक्षा, उसके बच्चे आपके सामने मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी स्कूल में क्या कर सकते हैं, मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, मुफ्त में स्वास्थ्य मिले, है ना। इस प्रकार की योजनाएं है वो सरकार लेकर आएगी, ताकि आपके सामने जो श्याम है ना, वो आपके सामने कम से कम जो राम की बराबरी तो नहीं करे, लेकिन उसके पास मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी भी कमी नहीं रह पाई। समझ में आ गया। तो इसी को क्या बोला जाता है, सामाजिक न्याय के नाम से, सोशल जस्टिस के नाम से जाना जाता है, कि समाज का जो हर वर्ग है उसको क्या आपके सामने बराबरी का हिस्सा है वो मिल सके। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का अर्थ होता है समाज में जन्म, जाति, धर्म व लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो। क्या नहीं हो, सामाजिक जो न्याय है, क्या है, जो सामाजिक न्याय है उसका अर्थ यही होता है कि उसका समाज में कोई जन्म हो गया, जाति हो गई, धर्म हो गया या लिंग हो गया, उसके आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और उसको क्या विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। किसका, जो डेवलपमेंट के, विकास के समान अवसर मिलना चाहिए। मतलब अगर राम के पास पैसा है वो तो वैसे आगे बढ़ जाएगा, लेकिन श्याम बेचारा विकलांग है, उसके पास उतने अवसर नहीं आगे बढ़ने के, तो सरकार उसको कुछ ना कुछ मदद करे, ताकि आपके सामने
वो आगे बढ़े, उसके लिए आपके सामने कोई स्किल प्रोग्राम चला दे ताकि उसको सीखकर वो क्या अपना भाई रोजगार कर, जैसे स्किल के माध्यम से ना उसको ई मित्र का काम सिखा दिया। अब बेचारा घर पे बैठ के क्या कर सकता है, अपनी ई मित्र की दुकान खोल ली और वहां पर अपना पैसे कमा रहा है। तो इसी तरीके से आपके सामने क्या है, किसी के साथ आपके सामने भेदभाव नहीं हो, जन्म के आधार पे विकलांग है, जब पिछड़ी जाति से है, अल्पसंख्यक धर्म से है, या स्त्री या पुरुष है, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान वास्तव में सामाजिक न्याय का एक महान दस्तावेज है। भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, वो खुद एक पिछड़ी जाति से, दलित जाति से आते थे, तो उन्हें पता था सामाजिक न्याय की भारत में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। क्यों? भारत में सिर्फ कुछ प्रतिशत लोग ही आपके सामने जो बहुत ही ज्यादा पैसे धनवान है, बाकी समाज मध्यम वर्ग में आता है, और उस समय तो और ज्यादा लोग मध्यम वर्ग से भी कम गरीबी के स्तर में जी रहे थे। उस समय भारत का लगभग आपके सामने 70 से 80% जनसंख्या है वो गरीबी, बहुत ज्यादा गरीबी का युक्त जीवन जी रही थी। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान है उसका निर्माण इस तरीके से किया कि सभी लोगों को बराबरी का हिस्सा मिल सके विकास में। संविधान की भूमिका, संविधान की क्या भूमिका है? पहला पॉइंट है प्रस्तावना। संविधान की शुरुआत ही सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय व अवसर की समानता दिलाने के संकल्प से होती है। क्या होती है? संविधान की शुरुआत में ही सभी नागरिक है, चाहे वो सामाजिक रूप से हो गए, चाहे आर्थिक रूप से हो गए, चाहे राजनीतिक रूप से, न्याय मिले। कैसे न्याय मिले? सामाजिक रूप से सभी लोगों को आपके सामने समाज में कोई जातिगत रूप से उनके साथ भेदभाव नहीं हो, ऊंची जाति वाले नीचे वाली जाति वालों को परेशान ना करें। धर्म के आधार पर अगर आप अल्पसंख्यक हो तो अल्पसंख्यकों के साथ बहुसंख्यक जो लोग हैं वो उनको दबाए ना। आर्थिक रूप से अमीर लोग हैं वो अमीर और गरीबी के बीच में खाइए, वो ज्यादा नहीं बढ़े, अमीर और अमीर होता नहीं जाए, गरीब और ज्यादा गरीब नहीं होता जाए। तो आर्थिक दृष्टिकोण से राजनीतिक न्याय, समाज में चाहे आप कितने भी पिछड़े वर्ग से हो, चाहे समाज के किसी भी तबके से आते हो, आप राजनीति में भी क्या कर सकते हो, राजनीति में भी आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जैसे सामाजिक न्याय में क्या क्या, जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए अलग से कानून बना दिए गए, मौलिक अधिकारों में भी जोड़ा गया उनको। जाति के आधार पर लोगों को क्या आरक्षण दिया गया। आर्थिक रूप से क्या, सरकार अलग अलग प्रकार की योजना चलाती है, जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर आपके सामने इनकम टैक्स लिया जाता है, और जो सरकार समाज कल्याण की योजनाएं चलाती है जिसके हिसाब से सभी लोगों को समान अवसर मिले। राजनीतिक रूप से भी सरकार ने क्या है, आरक्षण दिया है, चाहे महिलाओं को दिया, चाहे पिछड़ी जाति को दिया, जिससे उनको क्या है, अवसर की समानता मिलती रहे। समझ में आ गया? अगले वाला पॉइंट है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 15 जिसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म के आधार पे आपके सामने भेदभाव को पूरी तरीके से रोकता है। क्या करता है? जो मौलिक अधिकार है ना, वो दो मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17, जो सामाजिक न्याय को क्या करते हैं, आपके सामने सामाजिक न्याय की जो परिभाषा है उस पर सटीक बैठते हैं। जैसे भाई धर्म है, धर्म के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, यह आपका मौलिक अधिकार है। आपकी जाति या वंश से उसके आधार पर आप पे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, जाति के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता, आप किस लिंग से हो, महिला हो पुरुष हो, उसके आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता, जन्म के स्थान के आपके आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो इसी के हिसाब से आपके सामने समाज में क्या है, ये अलग अलग प्रकार के जो भेदभाव है उसको रोकने का काम किया है। अनुच्छेद 17 इसमें पुरानी परंपराएं जो अस्पृश्यता है, छुआछूत का अंत किया गया, इसे दंडनीय अपराध माना गया। जो अनुच्छेद 17 है इसमें जो दलित जो जातियां हैं जिनके साथ बहुत पुराने समय से क्या हो रहा था, छुआछूत करते थे लोग, भाई आपके सामने जो नीची जातियों के लोग हैं उनको काम पर नहीं रखते थे, उनको मंदिरों में नहीं जाने देते थे, उनको विद्यालय में बराबर बच्चे वो बराबर नहीं बैठते थे उनको, है ना, और उनको समाज में बराबरी का हिस्सा नहीं था। तो इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, आपके सामने अंत कर दिया और इसको दंडनीय अपराध कर दिया। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर क्या किया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उसको सजा तक हो सकती है। उसके लिए बाकायदा कानून भी बनाए गए। कुछ भेदभाव भी किया गया, रिजर्वेशन के माध्यम से एक सकारात्मक भेदभाव किया गया जो अनुच्छेद 16(6)(4) में और 330 और 332 में देखने को मिलता है। इसके तहत अनुसूचित जातियां एससी की जातियां व अनुसूचित जनजातियां एसटी की जनजातियां व पिछड़े वर्ग ओबीसी के साथ आपके सामने मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा व नौकरियों, संसद, विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? एससी एसटी की जो जनजातियां और ओबीसी है ना, उनको समाज में बराबरी का हिस्सा दिलाने में, क्या करने के लिए, बराबरी का हिस्सा दिलाने के लिए अलग अलग प्रकार की, चाहे कुछ सरकारी नौकरियां हो गई उनमें उनको रिजर्वेशन है। संसद में जो सीट रहती है वो कुछ सीट एससी एसटी के लिए रिजर्व रहती है, ओबीसी के लिए रिजर्व रहती है। और विधानसभाओं में भी उनको क्या दिया गया, आपके सामने जो विधानसभा है
उनमें भी उनको क्या दिया गया भाई, आपके सामने आरक्षण दिया गया। क्या दिया गया, उनमें भी उनको आरक्षण है वो दिया गया है। समझ में आ गया। नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, अनुच्छेद 39 के समान कार्य के लिए समान वेतन, जो नीति निर्देश तत्व होते हैं उसके अंदर भी क्या किया गया कि जो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या, समान वेतन, उसका प्रावधान किया गया कि जितना काम करे उसके हिसाब से उतना ही आपको वेतन मिल सके। अनुच्छेद 46 राज्यों को निर्देश देते हैं कि धन का केंद्रीकरण को रोकें और गरीबों का भी कल्याण करें। और अनुच्छेद 46 में भी इस चीज का प्रावधान किया गया कि धन है वो कुछ लोगों के हाथों में नहीं रहना चाहिए, अमीर लोगों के हाथों में पैसा नहीं रहना चाहिए। चाहे वेल्थ टैक्स लगाओ, चाहे इनकम टैक्स लगाओ, चाहे अन्य कोई प्रकार का टैक्स लगाओ, ताकि क्या पैसा उन लोगों के हाथों में जा सके। और सरकार अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं, गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उन गरीबों की कल्याण के लिए योजनाएं बने। सरकार क्या करे, जो गरीब है उनके कल्याण की योजना पर भी काम करे। गरीब कल्याणों की जो योजना है उस पर भी सरकार है वो काम करे। कानून की भूमिका, संविधान को लागू करने के लिए संसद में कई सख्त कानून बनाए गए। संविधान को इस तरीके से लागू किया गया, उसके लिए सरकार ने, संसद में क्या है, जो संसद है उसमें अलग अलग प्रकार के, जो संसद है, संसद में अलग अलग प्रकार के कानून बनाए गए। क्या किए गए, अलग अलग प्रकार के कानून है वो लागू किए गए, कानून है वो बनाए गए। समझ में आ गया। पहला है SC/ST के साथ अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। क्या है, SC/ST के साथ आपके सामने जो अत्याचार होता है उसके लिए अधिनियम बनाया गया। दलितों व आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए सबसे कठोर कानून, जो SC/ST में जो दलित लोग हैं उनके साथ जो अत्याचार होता है और दलित और आदिवासियों के साथ अत्याचार होता है उसके लिए क्या है, एक अधिनियम बनाया गया 1989 में। समझ में आ गया। जहां पर अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वन अधिकार अधिनियम 2006, आदिवासियों के लिए जल, जंगल और जमीन पर हक दिलाना। वन अधिकार अधिनियम 2006 क्या कहता है, अगर कोई आदिवासी लोग है, अगर कोई जमीन है या जंगल है, भाई कोई आदिवासी व्यक्ति है, क्या ST के जो शेड्यूल ट्राइब हैं उन्होंने हमेशा से, उनका जीवन है, उनके पूर्वज है वो हमेशा क्या रहे, उन जंगलों में रहे। क्या है, उनका जीवन है उन जंगलों में बीता। समझ में आ गया। तो उन जंगलों पे कोई व्यापारी वर्ग का हिस्सा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया। उन जंगलों पे किनका अधिकार होना चाहिए, उन ST वर्ग का आपके सामने जो अधिकार है वो होना चाहिए। समझ में आ गया। मनरेगा और खाद्य सुरक्षा अधिनियम, गरीबों को रोजगार दिलाना और भोजन को कानूनी अधिकार दिलाना व आर्थिक न्याय देना। क्या देना, मनरेगा के माध्यम से, खाद्य सुरक्षा के माध्यम से सरकार ने क्या क्या, जो गरीब लोग हैं उनको भी रोजगार देने का काम किया और भोजन को कानूनी अधिकार देकर सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया गया। क्या क्या, गरीब हैं उनको आपके सामने रोजगार प्रदान किया गया और भोजन का कानूनी अधिकार भी दिया गया। क्या दिया गया, भोजन है उसका कानूनी अधिकार भी दिया गया, भोजन का कानूनी अधिकार भी दिया गया। यद्यपि संविधान और कानून ने सामाजिक न्याय को एक मजबूत ढांचा प्रदान किया है। क्या क्या है, संविधान और जो कानून है, क्या है, जो संविधान है और आपके सामने जो कानूनी ढांचा है, क्या है, जो कानूनी ढांचा है, कानूनी ढांचा ने क्या किया, सामाजिक न्याय को एक बहुत ही मजबूत ढांचा प्रदान किया है, जिससे समाज की जो रूढ़िवादी मानसिकता है, जो पुरानी पारंपरिक जो मानसिकता है, वो आज भी जमीनी स्तर पे क्या है, पूर्ण रूप से उसको खत्म करना चुनौती है भाई। चलिए, यह था आपके सामने जो पूरा का पूरा जो पेपर होने वाला है, एक इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूटी एंड चेंज वाला, उससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बता दिए हैं। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।